दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे शासन के अंग के बारे में कि शासन के अंग होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, मगर हम थोड़ा अलग तरीके से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं जिसके अंदर सबको कन्फ्यूज़न रहती है, कुछ कोशिश करेंगे उनको इसके अंदर सॉल्व करने की। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो किसी भी राज्य व्यवस्था हो या सरकार हो, इसके आगे मुख्यतः ना 3 प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं हमेशा, या समस्या कह लो, और इन्हीं के समाधान के लिए हम ये शासन के अंगों की चर्चा करते हैं। और ये शासन के अंग जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले जो चुनौती होती है वो होती है एक न्याय को बनाने की, एक मतलब विधि को बनाने की, एक कानून बनाने की। उसके बाद जो दूसरी समस्या होती है उस कानून के अनुसार सबको चलने की, मतलब वो कानून किस प्रकार से लागू किया जाए कि सभी के सभी उसका पालन करें। और तीसरा क्या होता है कि उस कानून की व्याख्या कौन करे, और कानून का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दंड क्या दिया जाए, क्या प्रावधान होने चाहिए। कई बार जो ये आप कह सकते हैं कि ये जो विवाद होता है ये व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है और व्यक्ति और राज्य के बीच में हो सकता है। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है कि सरकार के बीच में भी कई बार आप देखते हैं कि विवाद हो जाता है राज्य और सरकार के बीच में। प्राय हम यह केस हम अपने इंडिया के जजमेंट में देखते हैं कि गवर्नमेंट के कई केस ऐसे होते हैं जो सरकार का सीधा व्यक्ति के साथ सीधा सरकार का हो जाता है। इस तरीके से कई बार तो व्यक्ति के बीच का है, और ये वाला भी जो होता है इन तीनों को, तो इन्हीं तीनों को हल करने के लिए जो ये शासन के अंग हैं ये अपने काम आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है विधायिका। जैसा कि आप जानते हैं ये कानून निर्माण करती है। कोई भी यदि कानून बनाना हो तो ये विधायिका के अंदर होता है। ये एक तरीके से केंद्र स्तर पर कानून बनाने का कार्य करती है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर कुछ इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि यहाँ पर जो कानून बनता है वो 2 तरीके से बनता है। एक कानून बनता है जिसे केंद्र के स्तर पर बनाया जाता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसे हम सीधा आम भाषा में बोले तो मोदी सरकार जिसे बनाती है, और ये पूरे भारत में लागू होता है। एक कानून वो होता है जिसे राज्य के अंदर बनाया जाता है, इसे राज्य की विधानसभा बनाती है। और ये जैसे कि यूपी का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, अपना बंगाल का अलग हो सकता है, केरल का अलग होगा। इस तरीके से सारे ही अलग अलग एक अलग ही तरीके से कानून बनाते हैं अपने राज्य वाइज, और एक बनता है हमारा सेंट्रल वाइज। और सेंट्रल का जो कानून बनता है वो बनता है यहाँ पर विधायिका के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो ये आप एक बार ध्यान रखें कि कानून जो बनाए जाते हैं एक ही संविधान के अंदर 2 तरीके से कानून बनाए जाते हैं। राज्य के भी अलग बनाए जाते हैं और केंद्र के भी अलग बनाए जाते हैं। अमेरिका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसके लिए, आपको समझने के लिए, कि अमेरिका के अंदर क्या है, जैसे 50 देशों का वो समूह है एक, हमारे यहाँ पर जैसे है वैसे ही उनके वहाँ पर भी 50 देशों का समूह, मगर वहाँ पर क्या है जैसे 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है और एक केंद्र का भी संविधान है। और हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही संविधान है, उसी के अंदर जो DPSP जो दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसके अंदर इस संविधान को ऐसे कंबाइन किया है कि वो दोनों ही कार्य एक ही संविधान के अंदर से होता हुआ जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ पर भी आप देखते तो यूपी का संविधान अलग होता है, बिहार का अलग होता है, गुजरात का अलग होता है, इस तरीके से अलग अलग होता है। तो विधायिका की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आइए थोड़ा विस्तार से और विधायिका को समझते हैं। अब पहले का क्या था, हम जैसे कि आज से कुछ 500 साल 700 साल पहले चले जाते हैं, तो क्या था, ये जो विधि व्यवस्था बनाने का जो कार्य था वो प्राय राजा करा करते थे। जैसे राजतंत्र जहाँ पर व्यवस्था होती थी वहाँ पर राजा ही विधि को निर्माण करता था, उसको लागू भी करता था, उसके हिसाब से अगर कोई उल्लंघन करता था उसका दंड भी राजा ही देता था। ऐसे ही थियोक्रेसी जो अपना जहाँ पर धार्मिक शासन चलता है वहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शासन चलता है, ठीक है। तो जो धर्म के अंदर जो धर्म की किताबों में जो लिखा है उसी अनुसार शासन चलाया जाएगा, और जो उनका जो धार्मिक जो पंथ का जो सबसे ऊपर हेड होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वही उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। यानी कि कोई कानून के अंदर कोई व्याख्या करनी हो किसी चीज़ की, किसी शब्दावली की कोई फेरबदल करना हो या फिर कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उसकी व्याख्या जो होता है वो धर्मतंत्र के अनुसार वो किया जाता है, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर, या फिर जैसे शरीयत का मान लिया जाए तो शरीयत के कानून के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब धीरे धीरे ये व्यवस्था क्या हुई, बढ़ते हुए गई। तो अब आया जैसे कि मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। तो अब क्या था कि लोगों के अंदर ये तार्किकता आ गई कि नहीं, हमारा जो जैसे जनसंख्या अधिक होती गई तो ये समझ में आया लोगों को कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार बना वो इसी में से बना कि हम अपना फैसला खुद करेंगे, ठीक
ठीक है, हम किसी के थ्रू नहीं चलेंगे। जैसे फ्रांसिस बेकन के आप देखोगे कि वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा निकल के आनी शुरू हुई कि व्यक्ति मेन केंद्र होना चाहिए, व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए। तो क्या हुआ कि व्यक्ति के द्वारा ही शासन बनाया जाएगा, तो इस तरीके से एक पार्लियामेंट वाला सिस्टम डेवलप किया गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम करने का एक मुख्यतः वजह ये भी थी इसमें क्या था, एक अपना प्रतिनिधि वाला सिस्टम कह सकते हैं आप इसे। जैसे आज हम यहाँ देखते हैं, हम जैसे मैं दिल्ली से रह रहा हूँ, तो दिल्ली में क्या होता है कि हम दिल्ली क्या पूरे भारत के अंदर आप मान सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि हमारा संसद में जाता है और उसके थ्रू वो कानून का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम जैसे कि क्या करते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये व्यवस्था कैसे आई, इसका इतिहास थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है। संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसा हुआ। शुरू में जब आप देखते हैं राजा का शासन था, तो क्या था, जो भी शहर थे, नगर थे, जो भी था, मतलब वो कम थे, जनसंख्या कम थी उस टाइम पे। तो डायरेक्ट ही आप जैसे कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट एक तरीके से कानून का निर्माण कर लेते थे। एक तरीके से आप पीछे ग्रीक एज में जाओ तो आपको प्लेटो का टाइम में ऐसा ही देखने को मिलता है कि हाँ, कुछ लोगों का एक समूह है, उन्होंने मिला और एक कानून का निर्माण किया और उसी कानून को वो चला रहे हैं। मगर ये समस्या कब आती है, जब जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब आप लाखों करोड़ों जनसंख्या का से आप तो कुछ ये नहीं कह सकते कि आप बताओ कि कैसा कानून बनाया जाएगा। इसलिए वो एक निश्चित भूभाग के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसको जो व्यक्ति वोट देते हैं, यानी जो भी व्यक्ति वहाँ से जीत के आता है, तो हम ये मान के चलते हैं प्रतिनिधि के तौर पे कि वो उन सारे लोगों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कि उसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो आम जन के सहमति के आधार पर ही बनाया जा रहा है। ये हम मान के चलते हैं इसके अंदर। यहाँ एक उदाहरण आपको मैं स्विट्ज़रलैंड का भी देना चाहूँगा। वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर जैसे सिस्टम चलता है कि कुछ लाखों की संख्या का हिसाब होता है, 1 लाख के आसपास का होता है कि आप 1 लाख व्यक्ति मिल के जाएँ, सरकार पे गुहार लगाएं कि हाँ, इन कानून में हमें संशोधन करना है या फिर हमें ये नए कानून बनाने हैं। तो उसमें 50,000 1 लाख के अलग अलग वेरिएशन है। उस हिसाब से आप जब भी जाओगे वहाँ एक अपील डाल कर सकते हो। उसके आधार पर 2 साल के अंदर अंदर वहाँ की संविधान के अंदर उस बिल को पेश किया जाएगा कि हाँ, ये अमुक जो बिल है वो पेश करने के लिए एक तरीके से जनता से डिमांड आई है। तो कुछ इस तरीके की डेमोक्रेसी करने की अभी जो है वो एक तरीके से बात चल रही है, या फिर कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आप देखा जाए तो पुराने एज के टाइम पर है कि हाँ, जनप्रतिनिधि वाले कोई सिस्टम को कोई तोड़ता है तो वो एक ये व्यवस्था है। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं इसकी। जैसे विधायिका तो हो गया जो कानून बनाती है, उसके बारे में हमने एक मोटी मोटी चर्चा कर ली है। उसके बाद जो दूसरा जाता है वो एग्जीक्यूटिव का आता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे इंडिया के टर्म्स में ज़्यादा समझेंगे। ये वो संस्था है या फिर वो समझ लो वो ग्रुप होता है पीपल का, जैसे कि जो इस कार्य को, जो ये कानून बना है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है कि कानून का पालन कैसे कराया जाए। अब ये एक पालन तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते नहीं है, ये एक तरीके से आप देखोगे ये पावर संवैधानिक पावर का उपयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ पर एक संवैधानिक प्रधान है ही है, इसका मेन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का, परंतु जो इसकी एक्चुअल पावर होती है वो प्रधानमंत्री यूज़ करता है अपने मंत्रिमंडल में। एक कैबिनेट होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर ये सारे लोग मिलते हैं, मतलब कुछ मेन होते हैं, ये सारे मिलकर एक कानून का निर्माण करते हैं, उस कानून को लागू करने का काम करते हैं। और ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे कि ये कानून कौन इसका पालन करवाता है, तो वो आपको देखोगे ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स जो होंगे वो इसको काम को कराते हैं। IAS अधिकारी हो गए इसके अंदर, अपना राज्य में जाओगे तो IFS अधिकारी हो गए, पुलिस विभाग इसके अंदर पूरा का पूरा आती है। हाँ भाई, कोई कानून आया है उसको पालन कैसे करवाया जाए। विधायिका के अंदर बने हुए कानून को जो पालन करवाती है वो यही करवाती है, ब्यूरोक्रेसी मेन तरीके से करवाती है इसके अंदर इसका पालन। अब इसका अगला देखते हैं हम, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका जैसे आप जानते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया था आपको, जो व्यक्ति या व्यक्ति के बीच के विवाद को, या व्यक्ति या सरकार के बीच के होने वाले विवाद को, या फिर जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून हैं उसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसकी दंड व्यवस्था पूरी तरीके से करती है। और जो भी अभी देखेंगे नए एज में, तो न्यायपालिका ही एक तरीके से आप देखोगे आने वाली अगली वाली साइड में मैं बताऊंगा आपको कि न्यायपालिका किस तरीके से न्याय के कार्य को छोड़ के विधायिका का कार्य भी करने लगी है। इस तरीके से कंसेप्ट भी हो चुका है, अभी मैं वो आपको आगे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये आगे जो मैंने आपको बताया था कि शासन की मतलब किस प्रकार से जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए किया जाता है। तो ये विधायिका जैसे पहले राजा कानून बनाया करते थे, ठीक है, उसके बाद ये आया धर्मतंत्र के आधार पर बनाने लगे। उसके बाद आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 2 सदन है। एक तो चलो हम सदन मानते हैं, लोकसभा जो है वो सीधा जनता हम डायरेक्ट चुनते हैं और उसको भेजते हैं, वो एक तरीके से मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो व्यक्ति द्वारा चुना गया।
तो हमें दूसरे सदन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दूसरा सदन जो है वो राज्यसभा है। राज्यसभा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो है कई राज्य मिलकर एक बने और वो राज्य हमसे अलग नहीं हो सकते। तो केंद्र अपनी मनमानी राज्यों पर ना थोप सके, इस वजह से पार्लियामेंट के अंदर 2 सदनों का निर्माण किया गया है। इंग्लैंड से खैर ये व्यवस्था आई है, मगर इंग्लैंड के अंदर जो ये व्यवस्था थी वो एक तरीके से जो सीनेट और आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड का जो सिस्टम है उनका, तो सीनेट तो यही है कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड उनके वहाँ पर कहता जाता है, उसे अपर सदन कहते हैं, ठीक है, उच्च सदन। और भारत में इसी उच्च सदन के तौर पे हम राज्यसभा को लेके चलते हैं। तो अब इंग्लैंड क्या है, वो एकात्मक वाला देश है, एकात्मक संघ वाला देश है, मतलब एक ही अपना राज्य है, उसी आइसलैंड में वही सारे बना हुआ है छोटे छोटे राज्यों से थोड़ा बहुत मिलकर। तो वहाँ पर क्या है, एक ही सदन होना चाहिए, परंतु वहाँ पर क्या था, जैसे जो आप कहते हैं अपर क्लास के जो लोग थे, जो एक तरीके से कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए वहाँ पर वो हाउस ऑफ लॉर्ड जो सभा बनवाई, वो वहाँ पर बनवाई है। उसके अंदर क्या है, एक्चुअल में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनके पास काफ़ी पावर है। खैर इनकी चर्चा हम कभी और किसी और वीडियो में भी करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है। अब मैं आपको एक ना कार्यपालिका की कुछ मेन चीज़ बताता हूँ कि क्या है, एग्जीक्यूटिव में कैसे काम करते हैं। देखो, जैसे भारत के अंदर क्या होता है, एक तो होता है ये रहा स्थायी कार्यपालिका। ये क्या होती है, ये आप मान सकते हैं ये है हमारी एक तरीके से IAS अधिकारी जो होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होता है, ये जो स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये चुनकर नहीं, ये एक तरीके से स्थायी सदस्य होते हैं, चुनकर नहीं आते, ये एक तरीके से अपने एजुकेशन के बल पर आए होते हैं। ये आप मान सकते हैं मोटा मोटा। राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है, इसके अंदर जनता के द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं वो आते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसमें जो कार्यपालिका का शब्द है उसका मतलब आप समझो, कार्यपालिका में आप मेन जो हम मोटा मोटा यूज़ करते हैं इस शब्द को, वो करते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है ना। कार्यपालिका का मतलब जो होता है वो उस व्यक्ति का होता है जो कानून के अनुसार शासन चलाता है, कानून को लागू करता है। और इसका मोटे तौर पर हम लेके जो चलते हैं वो यही है कि हाँ, राष्ट्रपति हमें। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका जो है ये आप ज़्यादातर देखेंगे ये अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। वहाँ पर क्या है, जो अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास ही मेन पावर होती है। और ये राष्ट्रपति जो होता है जनता द्वारा चुना गया होता है, यानी जनता जो होती है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से एक व्यक्ति को चुनती है। वो व्यक्ति जाके राष्ट्रपति के लिए चुनाव डालता है, और जो व्यक्ति द्वारा जो चुनाव के लिए जो जिस पे वोट डालेगा वही व्यक्ति वहाँ से जीत के आता है। और ये संसदीय कार्यपालिका, ये तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पर जो चल रही है वही। ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भारत हो गया और ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर क्या होता है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका जो प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति, उसका चुनाव करते हैं। दोहरी कार्यपालिका के अंदर आप देखेंगे कि ये अपना फ्रांस और कुछ और जो देश है वहाँ पर ये व्यवस्था दिखाई देती है। इसके अंदर क्या, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अंदर जो पावर होता है वो दोनों डिवाइड होती है, ठीक है। और जो इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव है जैसे फ्रांस में, वो अपना USA के प्रधानमंत्री की तरह, मतलब राष्ट्रपति की तरह होता है। और जो इनका प्रधानमंत्री होते हैं PM, उनका चुनाव जो होता है वो अपना आप ब्रिटेन या फिर इंडिया वाली शासन प्रणाली के अनुसार कह सकते हैं। और ये बहुल कार्यपालिका जो है ये एक आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। वहाँ पर शासन व्यवस्था बड़े अलग तरीके से चलाई जाती है। हाँ, वहाँ आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर है कि हाँ, जनता ने वोट दिया है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया है, और वो चाहे तो अपनी बात मनवा सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पर। ये आप देखा जाए तो आपको मिलेगी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप मोटा मोटा समझो कि 7 सदस्य होते हैं, एक तरीके राष्ट्रपति के तौर पे चुनते हैं। 7 सदस्य होते हैं, उसमें से एक वर्ष के लिए वो 7 सदस्य बारी बारी बनते रहते हैं इसके अंदर प्रमुख। तो इससे पावर क्या होता है, सब में डिवाइड मिलती है, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे स्लाइड में हम देखते हैं, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, कभी विस्तार से इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि क्या है ये। अब न्यायपालिका जैसे कि संप्रभु देश के लिए होती है। हाँ, न्याय व्यवस्था को कैसे लागू करना है, व्यक्ति और राज्य के बीच के विवाद को जैसे मैंने बताया कि कैसे सुलझाती है, वो न्यायपालिका करती है। इसके अंदर हम ना एक मोटी चर्चा करते हैं, एक संघात्मक, और जैसे संघात्मक में क्या है, ऐसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक पूरा संघ का निर्माण करते हैं। एकात्मक में क्या होता है, एक ही पूरा ये होता है। तो आप देखेंगे अब इसमें क्या है, जैसे ये संघ है, संघ के अंदर क्या होता है, न्यायपालिका के अंदर शक्ति अधिक दी जाती है।
और जो एकात्मक व्यवस्था है उसके अंदर जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति डाउन कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ पर क्या छोटे छोटे राज्यों से मिलकर संघ बना है, तो एक संविधान के अंदर आते हैं ये, और संविधान ने सबको पावर दे रखी है। तो केंद्र जो है वो राज्य पे हावी ना हो, और इनके जो विवाद होते हैं केंद्र और राज्य के भी आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत विवाद चलता है। जैसे मुंबई में देख रहे हो आप, अभी नए नए पॉलिटिकल घटनाएं देख रहे हैं, कितने विवाद होते हैं। तो इनकी जो व्याख्या है उसे करने के लिए, सुलझाने के लिए न्यायपालिका को ज़्यादा पावर दी जाती है। एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति के पास ही बहुत पावर होती है, वो उसके अनुसार एक तरीके से काम करता है। ये पावर भी इसलिए दी जाती है ताकि संघात्मक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, और जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी इसमें बनी रहे, इस वजह से ये पावर दी जाती है। ये जो शक्ति है ये यूएसए और इंडिया में ही है एक तरीके से संघात्मक व्यवस्था में। आप देखेंगे ब्रिटेन वगैरह में आप देखेंगे कि संसदीय प्रणाली, मतलब संसद बहुत पावरफुल है। वहाँ के संसद के लिए जो प्रमुख शब्दावली चलती है, शब्दावली का एक तरीके से एक कोड चलता है, वो यही है कि इंग्लैंड की संसद एक व्यक्ति, मतलब एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सब कार्य कर सकती है। तो इतनी पावरफुल वहाँ पर की संसद है। और जबकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका देखोगे तो वो काफ़ी पावरफुल है, और न्यायपालिका में इतनी जो शक्ति है इसके देने के लिए कुछ मेन 4 या 3 कारण है। मैं आपको उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करके इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, जहाँ पर न्यायपालिका की पावर में इतनी अधिक वृद्धि होने का क्या प्रमुख जो वजह है वो ये है कि सबसे पहला तो एक लिखित संविधान होना चाहिए। उसे व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की ज़रूरत होती है, क्योंकि संविधान के प्रावधान आपस में टकराते हैं, और एक मुद्दे पर सही से सहमति वाली राय बन सके, या फिर संविधान में क्या लिखा गया है सब्सटेंस के तौर पे, तात्विक तौर पर उसकी व्याख्या करने के लिए हमें लिखित संविधान के अंदर उसकी व्याख्या के लिए हमें एक, मतलब न्यायपालिका को पावर अधिक दी जाती है। और क्या है, जैसे भारत जैसे देश में आप देखिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए हो सकते के लिए है। और 1-2 प्रमुख फ्रेजेस चलते हैं, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायोचित विधि प्रक्रिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि विधि जो बनाई गई है किसी को दंड देने की, वो उचित प्रकार से तो बनी है। ये आपका आ गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर। और एक जो व्याख्या और चलती है वो चलती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कोई नियम जानबूझ के ऐसे तो नहीं बनाए गए जो जानबूझ के बनाए गए हों, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हों। तो इसकी जो व्याख्या है इसको करने के लिए मुख्य तौर पर ये किया जाता है। बाकी हम किसी और लेक्चर पे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पर हम जल्दी ही चर्चा करेंगे अपनी। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर को बस यहीं समाप्त करता हूँ। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।